नमस्कार बच्चों, लौह पुरुष सरदार पटेल इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारतीय पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 5वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लौह पुरुष सरदार पटेल यह पाठ पढ़ रहे हैं और इस पाठ का ये सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके चारित्रिक विशेषताओं, उनके गुणों के बारे में विस्तार से पढ़ा और उन्हें लौह पुरुष यह संज्ञा क्यों प्राप्त की गई है, इसका वर्णन भी हमने पढ़ा। अगले से परिच्छेदों में सरदार पटेल इनके बारे में, इनके चारित्रिक विशेषताओं को हमें और भी विस्तार से पढ़ना है। चलिए फिर सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। अब तक हमने देखा था कि उन्होंने किस प्रकार से जब स्वतंत्रता संग्राम में या आंदोलन में जो बारडोली में किसानों को संगठित करके अंग्रेज सरकार के खिलाफ उन्होंने लगान माफ करने के लिए, अर्थात कर या टैक्स हम उसे कहेंगे, जो अंग्रेज सरकार किसानों से उनके ही खेती में आने वाले फसल पर जो अंग्रेज सरकार टैक्स लगा रही थी उसके खिलाफ सत्याग्रह किया गया था और उसमें उल्लेखनीय जो सफलता प्राप्त हो गई थी, उसका महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको मिला था और उनके कारण ही यह आंदोलन या यह सत्याग्रह सफल हुआ था। इसी कारण उन्हें सरदार इस नाम से किसानों ने संबोधित किया। राष्ट्रीय हित के लिए अर्जित बड़ी बड़ी सफलताओं के कारण सरदार पटेल ने जितनी महानता अर्जित की, उससे कहीं अधिक अपने मानवीय गुणों के कारण वे महान बने। अब देखिए, उन्होंने अपने देश सेवा के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए, अपने देश के हित के लिए जो भी उन्होंने कष्ट किए थे और उस कष्ट करते समय जो भी उनको सफलताएं प्राप्त मिली थी, यह उनकी महानता, उनके हृदय की सहृदय की महानता थी। लेकिन उससे भी ज्यादा उनके अंदर जो मानवीय गुण थे, उसके कारण यह सफलता उनको प्राप्त हुई थी। उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोदप्रियता का अक्षय और असीम कोश था। अब देखिए, यहाँ पर उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है कि उनका जो स्वभाव था वो कैसा था, हमेशा विनोदप्रियता अर्थात मजाक करना, हंसी मजाक करना ही उनका स्वभाव था, उसे हम विनोदप्रियता कहते हैं। हाजिर जवाबी अर्थात अगर कोई कुछ भी कहते हैं, प्रश्न करते हैं, तो उसका तुरंत पॉइंट के अनुसार, मुद्दे के अनुसार जवाब देना, उसे हम कहते हैं हाजिर जवाबी। अपने सहायकों और अनुयायियों के द्वारा कभी कोई अपराध हो जाने पर वे भी उन पर पूरा कृपा किया करते थे। सहायक और अर्थात उनके दोस्त, मित्र, और अनुयायी का अर्थ होता है कि उनके शिष्य। अगर उनके मानवीय गुण यहाँ पर वर्णन किया गया है, उनके हृदयता के बारे में बताया गया है कि जब भी उनके दोस्त या उनके शिष्य के द्वारा कोई भी गलती हो जाती थी तो उनको डांटते नहीं थे, बल्कि उनको वो प्यार से समझाते थे, स्नेह के साथ वो उनको उनकी गलती को समझा देते थे। अर्थात उनके व्यवहार की उदारता और सरलता यहाँ पर वर्णन की गई है। वे उनकी देखभाल और चिंता पितृवत करते थे, अर्थात जब भी किसी भी प्रकार की बहस होती थी, अनुयायियों से या दोस्तों से गलती होती थी, अपराध होती थी, तो उनको प्यार से समझाते, जिस प्रकार से कोई पिता अपने बच्चों को समझाते थे। उनके बारे में वो चिंतित भी रहते थे। उनके द्वारा अगर कुछ भी दुष्कृत्य होता था तो उनको चिंता भी लगी रहती थी, उनके ख्याल भी वो रखते थे, देखभाल भी करते थे। जिस प्रकार से पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते थे, उसी प्रकार से वह अपने अनुयायी और सहायकों की चिंता और देखभाल करते थे, एक पिता के समान। वे एक बार जिस पर विश्वास कर लेते, फिर कभी भी उस पर वह संदेह नहीं करते थे। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सरदार तथा उनके अनुयायियों के परस्पर मधुर संबंधों का यही रहस्य था। अब देखिए, वह अपने दोस्तों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ या राष्ट्र हित के लिए जो वह सत्याग्रह आंदोलन करते थे, तो उनके
जो भी उनके सत्याग्रह में शामिल होते थे उनके साथ वह बहुत ही प्यार के साथ, विश्वास के साथ वह उन पर पूरा विश्वास रखते थे और इसी कारण उन सामने वाले व्यक्ति पर पूरा विश्वास रखने के कारण लोग उनकी तरफ खींचते जाते थे। जिस प्रकार से चुंबक लोगों की तरफ खींचता है उसी प्रकार अन्य लोग उनके स्वभाव की तरफ आकृष्ट होते थे। सरदार पटेल सुनते अधिक थे और बोलते बहुत कम थे। वे जब बोलते थे तो किसी महत्वपूर्ण कार्य के क्रियान्वयन की घोषणा करते थे जो मानो युद्ध घोष के समान ही होता था। किसी भी विषय पर उनकी सहमति प्राप्त करना आसान नहीं था। पूरी तरह चिंतन मनन करके ही वे अपनी स्वीकृति प्रदान करते थे। अर्थात देखो वो मितभाषी थे, बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो लोगों की सारी बातें सुनना पसंद करते थे। सुनने के बाद अगर वो मतलब जो भी बात करते थे, जो भी बोलते थे, वह उनकी घोषणा होती थी और वह घोषणा करने से पहले या किसी भी विषय पर बात करने से पहले वो पूरा उसका विवरण करते थे, अभ्यास करते थे और उसी के बाद वह अपना डिसीजन लेते थे। और किसी भी विषय पर वह अपनी सहमति ऐसे ही देते थे। अगर उनको किसी भी विषय पर सहमति देना है या किसी को उनको स्वीकृति प्रदान करनी है तो वह उसके अच्छे बुरे सारे बातों का विवरण करते थे, चिंतन मनन करते थे और उसी के बाद वह अपने विचारों को स्वीकृति या सहमति के रूप में देते थे। भारत के 150 वर्ष के दास्तां काल में पटेल जैसे व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं हुआ जो मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति को पहचानने में गलती न करते हुए कार्य करे तथा उसकी विस्तृत रूपरेखा एवं संभावनाओं को भाग सके। अर्थात देखो वो केवल व्यक्तित्व से ही नहीं बल्कि वह सामने वाले व्यक्ति का पूरा अभ्यास कर लेते थे। वो केवल अपने दोस्तों को, अपने अनुयायियों के बाहरी रूप से नहीं जानते थे बल्कि उनके आंतरिक रूप से भी वो उनको घनिष्ठ रूप से जानते थे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पटेल जैसा व्यक्तित्व कहीं पर भी उत्पन्न नहीं हुआ था। भारत जो 1.5 वर्षों तक अंग्रेज सरकार के पराधीन हो गए थे, तो इस दास्तां के कार्यकाल में जितने भी देश सेवक हुए हैं उन देश सेवकों का व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन सारे देश सेवकों के व्यक्तित्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्तित्व उनके समान किसी का नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वह अंतर्निहित शक्ति को पहचानने में कभी गलती नहीं करते थे कि मनुष्य के आंतरिक गुणों को वह जानते थे कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ शक्तियां होती है। तो वह सारी शक्तियां हर व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों को वो जानते थे और उस शक्तियों को पहचान कर उस कार्य करने के लिए उसे विस्तृत रूप में रूपरेखा प्रदान कर देते थे। सरदार पटेल का मस्तिष्क संकेतात्मक ज्ञान कोश के समान था। अब देखिए यहाँ पर उनके बहुभारी प्रतिभावान या उनकी जो बुद्धि तीव्र तेज बुद्धि थी, आकर्षक बुद्धि थी, बुद्धि के वे धनी थे, इसका वर्णन किया गया है। बेजोड़ व्यक्तित्व, अद्भुत प्रतिभा, आकर्षक बुद्धि के वे धनी थे। उनकी मस्तिष्क जो थी वह संकेतात्मक ज्ञान का पूरा भंडार था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मस्तिष्क में प्रत्येक बात अपनी सूची के अनुसार लेबल लगी हुई व्यवस्थित रखी रहती है और अवसर आते ही तात्कालिक निर्णय के साथ शीघ्रता पूर्वक प्रकट होकर अपना कार्य करते थे। किसी भी बिंदु के छूटने की कोई संभावना नहीं रहती थी। अर्थात वह हर डिसीजन, हर कोई कार्य जो भी करते थे वो मुद्दे सूद बिंदु के अनुसार करते हैं। जैसे कि अभी देखो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं रहती, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में सारी चीजें अलग अलग फोल्डर बनाकर, फाइल बनाकर सेव कर देते हैं और जब भी हमें चाहिए इस्तेमाल करना होता है तो हम उसका उपयोग करते हैं और उन फाइल को भी हम नाम देते हैं। कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कौन से फाइल में क्या हमने सेव किया, लेकिन नहीं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता था। जो भी वो उनके मस्तिष्क में वो एक बार ग्रहण कर लेते थे, लेबल की तरह वो व्यवस्थित रखते थे और जिस समय, जिस अवसर पर उनको जो निर्णय लेना होता है, जो बात करनी होती थी, हर बिंदु के साथ वो उसे व्यक्त करते थे। यद्यपि शक्ति को हथियार उसका नियंत्रण एवं सटीक संचालन करना तथा हठी विद्रोहियों को विनयानुसार
या अनुशासन में लाना उन्हें भली प्रकार से आता था। और एक गुण यहाँ पर बताया गया है कि हठी विद्रोही अर्थात जिद्दी विद्रोही, कि आप देखिए जब आंदोलन करते थे तो बहुत सारे स्वभाव के आंदोलन करता है उनके साथ होते थे। तो जो भी जिद करने वाले जो विद्रोही होते थे तो उनको वह प्यार से समझाते थे। उनके अंदर जो इस प्रकार का आक्रामक रूप रहता था उनको वह विनय अनुशासन में लाते थे। किंतु उन्हें कभी भी शक्ति प्राप्त करने की लालसा नहीं थी। वे तो उनके हाथ में बलात् थमा दी जाती थी। अब देखिए वह उनके पास तमाम शक्तियां थी, उनके बहुत ही वह शक्तिशाली थे, लेकिन शक्ति को वह अपने शक्ति को हथियार उसका नियंत्रण करते थे कि कब कौन सी शक्ति हथियार के रूप में शत्रु पक्ष पर निकालना है, यह उनको बहुत ही अच्छी तरह से आता था। इसलिए कहते हैं कि उनकी जो शक्ति थी वह तो उनके हाथ में बलात् थमा दी जाती थी। किसी भी कार्य को पूर्णता के अंतिम क्षण तक वे अपने आप को पर्दे के पीछे ही रखते थे। किंतु जिस युद्ध का उनको सेनापति बनाया जाता था उसमें उनकी आज्ञा अंतिम होती थी और उसके दाव पेच भी उन्हें आते थे। अब देखिए वह सिर्फ बोल बच्चे नहीं थे या सिर्फ वो बोलने की कार्य नहीं करते थे, वो कृति करते थे। और इसीलिए कहते थे कि जिस भी कार्य का या आंदोलन का या किसी भी प्रकार का उनको जिस भी कार्य का उन्हें सेनापति बना दिया जाता था वह उसके दाव पेच शत्रु पक्षों के सारे बातों को वह पहले अभ्यस्त कर लेते थे और उसके अनुसार वह दाव पेच बनाते थे। वे युद्ध कौशल्य दिखलाना तथा अंतिम चोट करना भी जानते थे। व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष तथा विरोधी व्यक्तियों अथवा दलों को निर्बलताओं का स्मरण रखकर वे अपने मस्तिष्क के सावधान पूर्व लेखा जोखा रखते थे और उसी के द्वारा वे अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। अर्थात कभी भी जब उनको विरोधक के रूप में खड़ा होना पड़ता था तो वो विरोधक के हर बातों का अभ्यास करने के बाद वह अपने दांव पेच बताते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए जो महत्वपूर्ण कार्य सरदार पटेल ने किए हैं उनमें से प्रमुख है देशी रियासतों का एकीकरण। अंग्रेज भारत छोड़ते समय 500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्रता छोड़ गए थे। स्वतंत्र भारत के सामने इनकी समस्या में विकट रूप धारण कर लिया। सरदार पटेल ने अपनी कुशल राजनीतिक सूझबूझ से इन सभी रियासतों को एकीकरण करके उस समस्या का निदान चुटकियों में कर डाला। अर्थात उन्होंने सारी रियासतों को एकता के रूप में बांध दिया था। सरदार पटेल एक उदार नेता, विनयशील अनुयायी अर्थात शिष्य, कृपालु मित्र एवं श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता थे। इस सेंटेंस को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अपने देश अर्थात अपने भारत के प्रति सच्ची प्रेम भावना को बतलाया गया है इस परिच्छेद में। वे अपने चरण दृढ़ता के साथ भूमि पर जमा कर राष्ट्र निर्माण में संपूर्ण शक्ति से योगदान देते थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे अस्वस्थता काल में चिकित्सकों के चेतावनी देने पर भी उनकी स्थिति खतरनाक है, पूर्ण विश्राम करे, बिना रुके निरंतर कार्य करते रहे, क्योंकि उनकी यह महती आकांक्षा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और सुयोग्य बन जाए। उनकी भावना थी कि पूर्व में किया गया श्रम तो स्वराज्य के लिए था, किंतु आज जब हमें स्वराज्य प्राप्त हो गया है उससे भी अधिक श्रम की आवश्यकता सुराज के लिए अर्थात सुंदर राज्य के लिए है। तभी देश का उत्थान अर्थात विकास सही अर्थों में हो सकेगा और तभी स्वतंत्रता के लिए किए गए त्याग और बलिदान की सार्थकता होगी अर्थात उपयोगिता होगी। तो यहाँ पर उनके देश प्रेम की भावना को बढ़ाया, किस प्रकार से उन्होंने देश के प्रति अपने भावनाओं को उजागर किया है इसका वर्णन किया गया है कि वह चाहते थे कि हमारे स्वतंत्रता के बाद हमें और भी कष्ट करने की जरूरत है हमारे देश को सुराज्य बनाने के लिए। तो बच्चों इस पाठ से हमें देश के प्रति उनका सच्ची देश प्रेम भावना बतलाई गई है तथा बच्चों के अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना निर्माण करना यही इस पाठ का उद्देश्य है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।